नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा युवा वर्ग का सशक्तिकरण उनकी प्राथमिकता। बिहार में पीएम मोदी ने की चुनावी रैली, महागठबंधन पर हमला बोला, कहा राजद कांग्रेस अपने आप में बड़ी समस्या, एनडीए को वोट देने की अपील। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में दर्दनाक बस हादसा, 20 यात्रियों को जिंदा जलकर मौत, बेंगलुरु जाते वक्त बाइक से हुई थी टक्कर। बरेली में तौकीर रजा के खिलाफ बहू ने खोला मोर्चा, निदा खान ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो, निदा बोली तौकीर उसके संगठन की सोच तालिबानी। यूपी सीएम योगी का बड़ा फैसला, 30 वर्ष बाद बढ़ेंगे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के वित्तीय अधिकार। अखिलेश ने आजम को दी बड़ी जिम्मेदारी, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन प्रचार के लिए स्टार प्रचारक बनाया, आजम खान बिहार में करेंगे चुनावी प्रचार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत लखनऊ से कर रहे हैं। अलीगंज के उस्मानपुर गांव में लगी आग, भवन के तीसरी मंजिल पर आग लगी है। आग में घर सामान जलकर राख हो गया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड आग बुझाने का प्रयास कर रही है। भवन के तीसरी मंजिल पर आग लगी है। आग में घर का सामान जलकर राख हुआ है। लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अश्वनी कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जोड़ रहे हैं। अश्वनी, क्या जानकारी है खबर को लेकर? बता दें आपको, अलीगंज के उस्मानपुर गांव में भीषण आग लग गई। ये जो एक भवन था जिसकी तीसरी मंजिल पर आग लगी थी, इसके बाद ऊपर की नीचे की मंजिल से वहां तक ये आग पहुंच गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और लगभग आग पर काबू पा लिया गया है। निश्चित तौर पर भयावह आग थी। इसको लेकर के जो फायर ब्रिगेड के तमाम बड़े अधिकारी वो मौके पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं अंतिम चरण में आग बुझाने का काम चल रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भवन की तीसरी मंजिल में आग लगी है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। और कबीरधाम के पौड़ी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान से 3 दिन पुराना शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम संतोष यादव बताया जा रहा है, जो लोरमी निवासी था और पौड़ी में एक दुकान में काम करता था। पुलिस के मुताबिक संतोष यादव की मौत लगभग 21 तारीख को हुई थी और तब से उसका शव मकान के अंदर ही पड़ा हुआ था।
खबर जांजगीर से। जांजगीर चंपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र में अधूरे विकास कार्यों को लेकर आज कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। हमारा हक दो, सड़क दो, पुल दो जैसे नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारी कांग्रेस ने डोंगा कोहरोद से लाहौद रोड, शिवनी नारायण खैरतौला मार्ग के नवीनीकरण और डबाडी किशोरी के बीच लीला नगर नदी पर पुल निर्माण की मांग उठाई। आज जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिले के तीनों विधायक और सभी जनप्रतिनिधि पार्टी के पदाधिकारी द्वारा कलेक्टर घेराव का आह्वान था और उस आह्वान पर यहाँ के जिले के हजारों कार्यकर्ता आए। कलेक्ट्रेट का घेराव भी हुआ है और मुख्य उद्देश्य था, कुछ दिन पहले हम लोगों ने आके कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया था कि रोड रिपेयरिंग जो बरसात के पहले हो जानी थी वो आज तक शुरू नहीं हुई है, तो उसको त्वरित पूरा शुरू किया जाए और सरकार से जो रोडों की स्वीकृति मिल चुकी है उनकी वित्तीय स्वीकृति जल्द से जल्द जारी हो, ये हमने उनको दिया था। मरम्मत कार्य को लेकर के तीनों जो विधायक जी हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और उसमें जैसी बात हुई है तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने भी आश्वस्त किया है कि मंगलवार से जो है मरम्मत के कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। कितने ऐसे रोड हैं जिसमें मरम्मत की आवश्यकता है? 10 मार्गों की सूची उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जिले के जो 10 ऐसे मार्ग हैं जिनमें मरम्मत की आवश्यकता है। दुर्ग जिले के रानीतराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खर्रा में मातर उत्सव के दौरान एक दर्दनाक वारदात ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। अपनी बहन को प्रेमी के साथ गांव में घूमता देखना भाई को इतना नागवार गुजरा कि उसने दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। थाना रानीतराई में प्रार्थी विजय साहू के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि प्रार्थी अपने ससुराल रेंगा कठौरा मातर मनाने आया हुआ था। तभी सुबह इसकी साली सबीना ने आकर बताया कि उसके भाई खूबीराम को ग्राम खर्रा में किसी के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के द्वारा प्राणघातक हमला करके चोट पहुंचा करके हत्या कर दी गई है। थाना रानीतराई में इस पर से रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना में लिया गया। और खबर रायपुर से, जहां सीएम साय ने राज्योत्सव की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण को 25 वर्ष हो रहे हैं और इसे हम रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। बता दें कि नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे और राज्योत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। खबर है जिला खैरागढ़ से, जहां बीते कुछ दिनों से लगातार आसपास के पेट्रोल पंप से शिकायत आ रही है और एक स्कॉर्पियो में सवार 5 लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर पेट्रोल पंप में जाकर कार की टंकी फुल कराते थे और पेमेंट करते समय फर्जी फ़ोनपे ऐप का उपयोग कर ठगी करते थे, जिसको स्थानीय पुलिस और साइबर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम के सहयोग से धर दबोचा गया। आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त 2 स्कॉर्पियो, 6 मोबाइल और 6 फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ियां बरामद हुई हैं। हमको अभी तक के कलेक्टर द्वारा या किसी भी विभाग द्वारा कोई भी लिखित सूचना नहीं है कि आप पेट्रोल बगैर हेलमेट वालों को नहीं देंगे। हमको जिस दिन सूचना मिलेगा हम सूचना के आधार पे पूरा पेट्रोल पंप उस हिसाब से सुचारू रूप से संचालन करेंगे। अभी हमको कोई आदेश नहीं है कलेक्टर का भी न किसी भी विभाग का कि आप बगैर हेलमेट के पेट्रोल नहीं देंगे। न पुलिस विभाग का कोई आदेश है, न कलेक्टर विभाग कलेक्ट्रेट से है, न पुलिस से। दुमका क्षेत्र के लिए बहुत ही दुख का विषय है और हम सब संस्कार केशवर वर्मा जी का जैसे ही पता लगा निधन हो गए, विश्वास ही नहीं हुआ। लोकू भाई उसको लोकू के नाम से ही जानते थे। और सीतापुर से खबर है, पराली जलाने के मामले में प्रशासन सख्त हुआ है। पराली जलाने वाले 7 किसानों पर जुर्माना लगा दिया गया है। प्रति किसान 2500 रुपये जुर्माना लगाया गया है। कुल 17,500 रुपये का किसानों पर जुर्माना लगाया गया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं
जहां पर जुर्माना लगाया गया है। सीतापुर से खबर है, पराली जलाने को लेकर किसानों पर जुर्माना लगाया गया है। और सीतापुर से खबर है, डीएम एसपी ने छठ पूजा की तैयारियों का लिया जायजा। पीएसी परिसर स्थित तालाबों का निरीक्षण किया है। नगरीय निकाय के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने सफाई और सड़क दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। तालाबों के पास गोताखोरों के तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। खबर इस वक्त आपको बता रही हैं, छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया गया। सीतापुर से खबर है, डीएम ने खेत पहुंच कराई धान की क्रॉप कटिंग। 43.3 स्क्वायर मीटर में परखा धान का उत्पादन। जी क्रॉप कटिंग करा उत्पादन का निकाला जाएगा औसत। डीएम ने किसानों से क्रय केंद्रों पर ही धान बेचने की बात कही है। खैराबाद इलाके के भदियासी गांव में की गई क्रॉप कटिंग। डीएम समेत एसडीएम सदर धमनी एस दास भी मौजूद रहे। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, और आगे बढ़ते लखनऊ से खबर है, मेयर सुषमा खरकवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछली बैठक में जो संकल्प लिए गए नहीं पूरे हुए, एक भी संकल्प पूरा नहीं किया गया, ये बात मेयर ने कही है। सड़क के गड्ढे भरने का काम नहीं हुआ। दिवाली में लाइटें पार्षदों को नहीं मिली। मेयर ने ये बात कही। पार्को चौराहा के नाम नहीं बदले जा सके हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दीपावली पर लाइटें पार्षदों को नहीं मिली। बैठक हुई थी 22 अगस्त और 23 अगस्त को। तो उस बैठक में जो जो मुद्दे, जो जो नियम कानून हमने बनाए थे और संकल्प लिए गए थे, उन संकल्पों को लेके पुष्टि की गई। तो एक भी संकल्पों पे कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए हमने बैठक 30 तारीख को फिर रखी है कार्यकारिणी की, इन संकल्पों को पूरा करके आइए और इन तब हम बैठक आगे करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज औषधि विभाग की समीक्षा बैठक में राज्य की दवा नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि औषधियों की गुणवत्ता सर्वोपरि है और इसे सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ और प्रभावी बनाया जाना चाहिए और गुणवत्ता नियंत्रण को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए अब हर जनपद में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी का नया पद सृजित किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने औषधि निरीक्षकों की संख्या दोगुनी करने और नए पद सृजित करने के निर्देश दिए। औषधि निरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव करते हुए अब ये साक्षात्कार के बजाय केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से ही की जाएगी। और शुभम गोल्डी मसाले प्राइवेट लिमिटेड कानपुर ने गोल्डी वार्षिक दूज विक्रेता सम्मेलन समारोह का होटल ग्रैंड कॉन्टिनेंटल सिविल लाइंस में बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन कंपनी के प्रबंधक निदेशक सुदीप गोयनका ने श्री गणेश पूजन और दीप प्रज्वलन करके किया। प्रबंधक निदेशक ने सभी वितरकों और विक्रेताओं को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि यह लगातार 34वां वर्ष है जिसमें गोल्डी विक्रेताओं के लिए इस तरह का विक्रेता सम्मेलन और उपहार वितरण समारोह नियमित रूप से आयोजित कर रहे हैं, जिसका सारा श्रेय प्रयागराज के स्थानीय विक्रेताओं को जाता है। भारतीय रसोई घरों की शान माना जाने वाला गोल्डी ब्रांड आज बेहतरीन स्वाद और उत्तम गुणवत्ता का प्रतीक बन चुका है और कंपनी ने अपनी शाखों का विस्तार
देश के विभिन्न प्रांतों में किया। साथ ही साथ गोल्डी डबल इंजन वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट केक के बारे में भी अवगत कराया, जो कि पेंटाजाइम युक्त सफाई हेतु एक आदर्श उत्पाद है और ये मशीन वॉश और बकेट वॉश दोनों के लिए उपयुक्त है। इसमें सफ़ेद और रंगीन दोनों तरह के कपड़े साफ किए जा सकते हैं। गोल्डी समूह की तरफ भाइयों के लिए आयोजन किया गया और ये बड़ा ही हर्ष का विषय है कि 34 साल से इतिहास रचते हुए हमने यहाँ पर जो स्कीम चलाई उसमें विक्रेता भाइयों ने पूरे भारतवर्ष का नया रिकॉर्ड दर्ज किया। इसी गोल्डी समूह ने के 100 ग्राम डिब्बे ब्लेंडेड स्पाइसेस में फ्रेश लॉक देश से ला करके यहीं पर बना करके अपने ग्राहकों के लिए पेश करी थी। गोल्डी समूह की तरफ से प्रयागराज की धरती पे 34वां साल में दूज का प्रोग्राम खास तौर से हमारे विक्रेता भाइयों के लिए आयोजन किया गया और ये बड़ा ही हर्ष का विषय है कि 34 साल से इतिहास रचते हुए हमने यहाँ पर जो स्कीम चलाई उसमें विक्रेता भाइयों ने पूरे भारतवर्ष का नया रिकॉर्ड दर्ज किया। इसी के तहत गोल्डी समूह ने पिछले ही कुछ महीनों पूर्व गोल्डी के 100 ग्राम डिब्बे ब्लेंडेड स्पाइसेस में फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी विदेश से ला करके यहीं पर बना करके अपने ग्राहकों के लिए पेश करी थी। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और स्मॉग की समस्या को देखते हुए आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग का सफल परीक्षण किया। आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मुनींद्र अग्रवाल ने बताया कि गुरुवार दोपहर 2 बजे संस्थान की टीम ने एयरक्राफ्ट के जरिए दिल्ली के विधुनी क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग की। यह एयरक्राफ्ट शाम 6 बजे वापस कानपुर लौट आया। प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया कि परीक्षण के दौरान क्षेत्र में पर्याप्त बादल नहीं थे, जिसके कारण बारिश नहीं हो सकी, लेकिन पूरा सिस्टम सफलतापूर्वक सर्टिफाई हो गया है। उन्होंने कहा कि सभी उपकरण और सॉल्ट मिक्सर ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं। आगामी दिनों में जब दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में नमी और बादल रहेंगे तो क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराई जा सकेगी। उन्होंने इस प्रयोग के लिए दिल्ली सरकार का विशेष आभार जताया और बताया कि पिछले कई सालों से अनुमति की प्रक्रिया चल रही थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। इस सफलता के लिए उन्होंने आईआईटी कानपुर की शोध टीम और दिल्ली सरकार के सहयोगियों को भी बधाई दी। कल दोपहर के आईआईटी कानपुर की टीम ने एक सेस्ना एयरक्राफ्ट के द्वारा दिल्ली के बिधुनी एरिया में क्लाउड सीडिंग करी है। ये एयरक्राफ्ट कल लगभग 2 बजे हमारे एयर स्ट्रिप से उड़ा और करीब 6 बजे तक वापस आ गया। बिधुनी एरिया में बहुत ज़्यादा क्लाउड्स नहीं थे, तो इसलिए पानी तो यद्यपि नहीं बरसा, लेकिन हमारे सारे जो सिस्टम्स थे वो सर्टिफाई हो गए, चेक हो गए। और एटा जिले में बिजली विभाग की घोर लापरवाही का एक भयावह मामला सामने आया। मरहरा थाना क्षेत्र के भुरगवा रोड पर गुरुवार शाम ट्यूशन पढ़कर साइकिल से घर लौट रहे 14 वर्षीय किशोर पर अचानक हाईटेंशन बिजली की लाइन टूटकर गिर गई। इस हादसे में वो बुरी तरह झुलस गया, उसका एक पैर कट गया। घटना मरहरा के भुरगवा रोड की है। मरहरा निवासी बसंत पुत्र ट्यूशन पढ़कर अपनी साइकिल से वापस आ रहा था, जिस दौरान यह हादसा हुआ। और खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां दिवाली के दिन नाली के पानी की निकासी को लेकर हुए विवाद में सैंथली गांव में ताऊ और भतीजे की गोली मारकर हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज मृतकों के परिजनों ने शुक्रवार को सूरजपुर स्थित पुलिस आयुक्त मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे परिजनों का आरोप है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस हत्या आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू
26 अक्टूबर को गाजियाबाद के इंद्रपुरम में नवनिर्मित अत्याधुनिक अस्पताल यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन करेंगी। इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए तैयारियां जोरों पर है। उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के भी शामिल होने की संभावना है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य कई मंत्रीगणों के भी इस समारोह में शामिल होने की संभावना है। वीवीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद यातायात पुलिस एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। और कासगंज जनपद कासगंज की थाना सहावर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुई लूट की घटना का सफल अनावरण कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 लोहे के पाइप का टुकड़ा और 1 साइकिल बरामद की है। और खबर गाजियाबाद से, जहां आस्था के इस महापर्व को सकुशल कराने के लिए स्थानीय प्रशासन छठ घाटों पर सफाई व्यवस्था करने में जुट गया है। सुरेंद्र नाथ तिवारी डीसीपी ग्रामीण ने बताया कि छठ घाटों पर निरीक्षण किया गया, जिसमें तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की जा रही है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल मौके पर तैनात किया जाएगा और गहरे पानी से बचाव के लिए गोताखोर भी तैनात किए जाएंगे। 27-28 जो छठ पर्व है, इसके लिए जो यमुना नदी के किनारे यहाँ पर कार्यक्रम होता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर। उसके संदर्भ में जो तैयारियाँ की जा रही हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ पर आया था और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं और कार्यक्रम के पूर्व ही ये सारी तैयारियाँ कंप्लीट कर ली। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था हम काफ़ी यहाँ पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल देंगे। इसके अतिरिक्त मेन यहाँ पर ये देखना होगा कि जो यमुना नदी है, इसमें लोग डूबने ना पाएँ, इसके लिए गोताखोर वगैरह की व्यवस्था की जा रही है और इस प्रकार से हम लोग पूरी व्यवस्था रखेंगे। जो यहाँ पे आपकी नगर पालिका है या जो हमारा पुलिस प्रशासन है, सभी लोग इसमें सतत दृष्टि रखेंगे। इस समय मौजूद हूँ यमुना नदी के किनारे पर, जहाँ पर विशेष बता दें कि जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन यहाँ पर छठ पूजा को लेकर तैयारियां कर रहा है। जो छठ व्रतधारी यहाँ पर पहुँचेंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। नदी के किनारे यहाँ पर बल्लियां लगाई जा रही हैं, जिससे कि जो छठ व्रतधारी हैं वो जो गहरे पानी में ना जा सके। और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगातार यहाँ पर निरीक्षण कर रही है। अभी यहाँ पर डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी पहुंचे और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, नगर पालिका के कर्मचारियों से बातचीत की। वहीं जो पुलिस के अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी थे, उनसे भी यहाँ पर बात की और चर्चा की कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होगी, कितनी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई जाएगी। आपको बता दें कि व्रतधारियों की व्यवस्था सुरक्षा के लिए जो पानी गहरा है, डूब ना पाए, उसके लिए यहाँ पर गोताखोर भी तैनात किए जाएंगे और एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर लगाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि व्रत को लेकर जिस तरह छठ पूजा के जो महत्व है, जिसको एक आस्था का महापर्व भी कहा जाता है, यहाँ पर उगते हुए सूर्य और डूबते हुए अर्घ देकर पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में, बात करें तो लाखों की संख्या में यहाँ पर व्रतधारी पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, जिसके लिए प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रूप से पूरी कर ली हैं। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ। और खबर गाजीपुर से, जहां महापर्व छठ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। महापर्व छठ की पूजा को लेकर नगर पालिका परिषद गंगा घाटों की सफाई और सुंदरीकरण में जुटा हुआ है। गाजीपुर शहर के 34 घाटों पर श्रद्धालु छठ पूजा करेंगे, जिसके लिए हर घाट पर जनरेटर के जरिए प्रकाश की भरपूर व्यवस्था की जा रही है। छठ पूजा के दौरान सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था की जा रही है और छठ पूजा के दौरान हर घाट का नाविक और गोताखोर तैनात रहेंगे। पूजा के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर गहरे पानी में बैरिकेडिंग रहेगी। देखिए, गाजीपुर में कुल 34 घाट हैं और 34 घाटों पे आप अगर देखेंगे तो पानी में एक तो हमारी बैरिकेडिंग कराई जा रही है। 150 नावें बैरिकेडिंग के
उस पार पूरी लाइन से लगी रहेंगी। नाव पे नाविक के साथ साथ एक एक गोताखोर रहेगा। नाव के इधर जाल रहेगा और उस पे आपका ये रहेगा कि मतलब ये गहरा पानी है, इसके आगे न जाए। और सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज नगर में बिजली विभाग के द्वारा मनमानी तरीके से स्मार्ट मीटर लगाए जाने, पुराने मीटर के रीडिंग को अनदेखा करने और स्मार्ट मीटर की रसीद ना देने व त्यौहार के समय में मीटर लगाए जाने के नाम पर पूरे दिन बिजली काटने जैसे मामलों को लेकर व्यापार मंडल के लोगों ने आज रॉबर्ट्सगंज नगर में मेन बाजार में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल के लोगों का कहना है कि इन लोगों के द्वारा गलत समय पर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। त्योहारों का समय होने की वजह से दुकानदारों की खरीद फरोख्त इस समय अधिक होती है। ऐसे मीटर लगाए जाने के नाम पर पूरे दिन बिजली काट दी जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है। संयुक्त रूप से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। हुंडई की एकदम एक सारी सीमाएं क्रॉस हो गई हैं। सरकार का ये स्पष्ट आदेश है कि स्मार्ट मीटर बगैर उपभोक्ता के सहमति के जबरदस्ती गुंडई से न लगाया जाए, लेकिन यहाँ के बिजली विभाग बिना सहमति के गुंडई से स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। मीटर लगाने का न कोई स्लिप दे रहे हैं, हमारी पुरानी रीडिंग को न कोई स्लिप दे रहे हैं, पुरानी रीडिंग नहीं लिख रहे हैं, उपभोक्ता से साइन भी नहीं करवा रहे हैं, जबरदस्ती गुंडई पे उतारू हैं। और शाहजहांपुर के जलालाबाद क्षेत्र में भाई दूज के पर्व पर एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां मायके आई एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने सीधे तौर पर उसके पति पर बेरहमी से पिटाई कर हत्या करने का संगीन आरोप लगाया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने न्याय की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया, जिससे इलाके में भारी जाम और तनाव की स्थिति बन गई है। विरोध प्रदर्शन के कारण पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले भीड़ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो जाम हटाने से इनकार कर दिया, तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज के बाद जाम को खुलवा लिया गया और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया है। खबर लखनऊ से, जहां काकोरी में हुए बुजुर्ग रामपाल के साथ हुए पेशाब कांड के बाद से उन्हें न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन जारी है। रामपाल के साथ हुए कथित पेशाब कांड को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी अब मामले को उठा रही और अयोध्या से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद और बुजुर्ग रामपाल के साथ न्याय की मांग करते हुए काकोरी शहीद मंदिर में धरने पर बैठ गए। और खबर उन्नाव से, जहां वाराणसी से निकली गांधी विचार पदयात्रा एक कदम गांधी के साथ कारवां प्यार का शुक्रवार शाम उन्नाव पहुंची। शाम करीब 5 बजे लाल बहादुर शास्त्री तिराहे पर पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। इसके बाद हसरत मोहानी पुस्तकालय में स्वागत सभा में हुई, जहां सामाजिक संगठनों, युवाओं, महिलाओं ने गांधी संविधान और सद्भावना के संदेश पर विचार साझा किए। ये पदयात्रा 2 अक्टूबर गांधी जयंती को वाराणसी राजघाट से शुरू हुई थी और 26 नवंबर संविधान दिवस को दिल्ली राजघाट पहुंचेगी। इस समय जिस तरीके से दुनिया में युद्ध की बातें चल रही हैं और पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी जिस तरीके से विद्वेष की भावना मजबूत होती चली जा रही है, जातीय और सांप्रदायिक भावनाएं लोगों के अंदर उभारने का प्रयास चल रहा है, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव और जो हमारी बहुलतावादी संस्कृति है, जिसमें सभी मिलीजुली संस्कृतियों का समावेश है। और दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर इस समय एक ऐसे विशेष विचारधारा के व्यक्तियों का नेतृत्व है जो उस बहुलतावादी संस्कृति को नष्ट करना चाहता है। यात्रा किस तरीके की यात्रा है? 2 अक्टूबर से गांधी जी जयंती से राजघाट वाराणसी से शुरू हुई है और 26 नवंबर जो संविधान दिवस है उस दिन राजघाट दिल्ली में इस पदयात्रा का समापन होगा। उसके बाद एक पब्लिक मीटिंग भी होने वाला है। और ये जो यात्रा चल रही है, हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है वो पूरी तरह से भीड़ तंत्र बन गया है, जो उस परिभाषा को पोषित करता है कि जनता को जनता के द्वारा जनता के डंडों से पिटवाना लोकतंत्र है। और ऐसा तंत्र आ गया है जहाँ एक आम आदमी अपने मुंह से एक शब्द कह ही नहीं सकता और जो कह सकता है उसके लिए जेल।
जागृति रही है। 2 अक्टूबर से हमारी ये पदयात्रा चल रही है राजघाट बनारस से राजघाट नई दिल्ली गांधी समाधि तक के लिए। ये 56 दिन की पदयात्रा है। 1000 किलोमीटर से ज़्यादा हम लोग चल रहे हैं, जिसमें चलते चलते आज उन्नाव हम लोग आए हैं। 22 राज्यों के इसमें लोग शामिल हैं और रोज़ करीब 20-25 किलोमीटर चल रहे हैं। कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक विवाहिता ने अपने ही ससुराल वालों पर इंसानियत को शर्मसार करने वाला आरोप लगाए। बेटे की चाह में न केवल उसकी कोख से 2 बेटियां जबरन छीन ली गई, बल्कि उस पर अपने ससुर और देवर से अवैध संबंध बनाने का दबाव भी बनाया गया। मामला बाऊपुरवा थाना क्षेत्र का है। पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने उसे मायके से कार और कैश लाने के प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बेटी के जन्म के बाद अत्याचार और बढ़ गया। आरोप है कि सास और ननंद ने 2 बार जबरन गर्भपात कराया, क्योंकि गर्भ में बेटी थी। इसके बाद बेटे की चाह में ससुराल वालों ने हैवानियत की सारी हदें पार की। महिला की तहरीर पर पति समेत 7 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। सभी आरोपों की जांच की जा रही है। और आगे बढ़ते दिवाली की रोशनी इस बार कई घरों में अंधेरा लेकर आई। पटाखों की चमक और दियों की लौ के बीच एक छोटी सी 2 रुपए की प्लास्टिक पाइप गन ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये रिपोर्ट देखिए। कार्बाइड गन का कहर, बच्चों की बनी दुश्मन, प्लास्टिक बंदूक बनी बारूद का खेल। कब लगेगी कार्बाइड गन पर नकेल? अब छठ पर बच्चों को बचाओ, कार्बाइड गन से दूरी बनाओ। रासायनिक हथियार कैसे पहुंचा बाजार? दिवाली को रोशनी का त्योहार कहा जाता है, लेकिन कुछ परिवारों के लिए इस बार की दिवाली अंधेरा लेकर आई। इन घरों के चिरागों की रोशनी फीकी पड़ गई। कई बच्चों ने वायरल हो रही रील को देखते हुए कार्बाइड गन खरीदी और अपनी आंखों को खो दिया। मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी में ऐसे सैकड़ों मामले सामने आए, जहां दिवाली पर बच्चों की आंखें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। ये तमाम बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं और इनमें से कई शायद अपनी आंखें खो चुके हैं। लोग एक ड्राइव चला रहे हैं जहाँ पे भी कैल्शियम कार्बाइड का अनऑथराइज्ड स्टॉक पाया जाएगा, कोई खरीदता बेचता पाया जाएगा, तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि इसका प्रयोग ना करें। पहली बार देखा गया है इस तरीके का उपयोग, तो उसको और हम लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट जहाँ ये कहीं बिक रहे हैं उनको भी लेटर लिख रहे हैं कि उसको तत्काल ब्लॉक किया जाए। तो इस तरीके से हम हर तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय मुख्य सचिव महोदय ने इसके लिए आज मॉर्निंग में करके निर्देश। क्या होती है कार्बाइड गन? ये गन देसी जुगाड़ से तैयार होती है। लोहे के पाइप से पोटाश वाली नली तैयार की जाती है। प्लास्टिक के कुछ पाइप जोड़कर इसे बनाया जाता है। इसे कैल्शियम कार्बाइड गन भी कहा जाता है। ये बाजार में 150 से लेकर 200 रुपए तक मिल रही है। इन सब के बीच अब प्रशासन ने कार्बाइड पाइप गन पर राज्य भर में प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मगर सवाल ये है कि आखिर कैसे एक खतरनाक रासायनिक हथियार बाजार तक पहुंच गया और इतनी बड़ी लापरवाही किसी को नजर क्यों नहीं आई? निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर द्वारा आयोजित उत्तरी अंचल इंडोर टूर्नामेंट 2025 का शुभारंभ आज राघवेंद्र स्वरूप स्पोर्ट्स एकेडमी कानपुर में किया गया। इस अवसर पर मुख्य
अतिथि श्री उदय बख्शी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। श्री शाहिद इकबाल, श्री कुमार अभिषेक सहित अनेक अधिकारीगण उपस्थित रहे। उद्घाटन के पश्चात पहले दिन टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज और बैडमिंटन की प्रारंभिक प्रतियोगिताएं संपन्न हुई, जिनमें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि ऐसे खेल आयोजन न केवल कर्मचारियों में टीम भावना और आपसी सहयोग को मजबूत करते हैं, बल्कि खेल भावना और स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा की भावना को भी प्रोत्साहित करते हैं। टूर्नामेंट का समापन कल 25 अक्टूबर 2025 को विभिन्न प्रतियोगिताओं के फाइनल मैचों और पुरस्कार वितरण समारोह में किया जाएगा। कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक विवाहिता ने अपने ही ससुराल वालों पर इंसानियत को शर्मसार करने वाला आरोप लगाया। बेटे की चाह में न केवल उसकी कोख से 2 बेटियां जबरन छीन ली गई, बल्कि उस पर अपने ससुर और देवर से अवैध संबंध बनाने का दबाव ही बनाया गया। मामला बाऊपुरवा थाना क्षेत्र का है। पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले उससे मायके से कार और कैश लाने के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार में महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य शुक्रवार रात्रि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में बाल बाल बच गई। कैबिनेट मंत्री ने अपने प्रभारी जनपद हाथरस में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के बाद लखनऊ प्रस्थान किया था और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिरोजाबाद जनपद के समीप 56वें किलोमीटर पर कैबिनेट मंत्री के साथ हादसा हो गया। एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ का यातायात एक ही मार्ग से संचालित हो रहा था। कैबिनेट मंत्री की फॉर्च्यूनर गाड़ी के आगे एक ट्रक चल रहा था और अचानक उसका टायर फट गया, जिसके बाद अनियंत्रित होकर वह कैबिनेट मंत्री की गाड़ी से जा टकराया। फॉर्च्यूनर चालक की सूझबूझ से हालात को तत्काल प्रभाव से काबू में करने का प्रयास किया गया। फिलहाल हादसे में बाल बाल बची कैबिनेट मंत्री दूसरे वाहन में सवार होकर लखनऊ रवाना हुई। चलिए, खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।